बीपीएससी, ठीक है, 2025 प्रीलिम्स पीवाईक्यू डिस्कशन करते हैं। 2025 का प्रीलिम्स पीवाईक्यू डिस्कशन या है ये बीपीएससी का, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई रिपोर्ट 2025 लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 58.6 ईयर इन 1990 टू हाउ मेनी ईयर्स इन 2023? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 72 ईयर, ऑप्शन नंबर बी है 73 ईयर, ऑप्शन नंबर सी है 74 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। सो व्हाट्स द आंसर इज दैट? लेट्स चेक क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 72 ईयर्स, ठीक है। लेट्स चेक कैसे 72 ईयर्स है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार, मतलब रिपोर्ट के देखो लो, है ना, ठीक है, यही वाला यूएनडीस रिपोर्ट। अब देखो क्या है कि रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 1990 के 58.6 ईयर्स से बढ़कर 2023 में 52 ईयर्स हो गई है, इसलिए 72 ईयर्स बिल्कुल करेक्ट डाटा है, ठीक है। और बी सी डी क्यों, मतलब क्यों गलत है? क्योंकि बी 73 ईयर्स और सी 74 ईयर्स गलत फैक्चुअल डाटा है। जब ए ऑप्शन अकेला सही है तो डी मोर देन वन वर्ब का एक्चुअली ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, सोर्स क्या है? तो ये था मतलब ये डायरेक्टली इंटरनेशनल रिपोर्ट इंडिसेट्स करंट अफेयर से पूछा गया है। इसका प्राइमरी सोर्स यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की ऑफिशियली एनुअल रिपोर्ट है, और ये मतलब टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वेलफेयर इकोनॉमिक सेक्शन से था। और ये करंट अफेयर में रिपोर्ट 2024 अर्ली 2025 में आई, जिसके मतलब जिसमें 2023 तक के स्टैटिकल डाटा को रिफ्लेक्ट किया गया था, ठीक है, इसलिए ये 2025 में पूछ लिया गया। अब देखो कि मतलब ये क्या ये पहले भी पूछा जा चुका है? तो डायरेक्ट सेम मतलब फिगर्स 58.6 से 72 ईयर्स पहले नहीं पूछा गया है, क्योंकि ये नया डाटा है। लेकिन यूएनडीपी और एचडीआई का टॉपिक बीपीएससी और यूपीएससी में पहले 5 से ज़्यादा बार पूछ चुका है, ठीक है। जैसे मतलब इंडिया की रैंक, एचडीआई के कंपोनेंट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और जीएनआई। तो वो देख लेते हैं क्या क्या है इंडिया की रैंक हमारी, एचडीआई कंपोनेंट्स और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और जीएनआई, ठीक है, देख लेंगे वो भी। तो क्या है इंडिया की, मतलब इंडिया की रैंक क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया की रैंक है 193 कंट्रीज़ में 130 है। क्या है? 193 कंट्री में इंडिया की रैंक है 130, याद रखना। और एचडीआई की कंपोनेंट्स क्या है? इंडिया का एचडीआई वैल्यू कितना है पता है? 0.685 है, जो इसे मीडियम मतलब मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रखता है, ठीक है। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ईयर्स रेट है 72, जो आगे मतलब एग्ज़ाम में पूछ सकता है ये सब। और एजुकेशन, ठीक है, मतलब पढ़ाई लिखाई की बात करें तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है? 13 ईयर्स है, और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 9 ईयर्स है, ठीक है। और मतलब जीएनआई मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है, कितना है पता है? 9, लेकिन लाइक देखो 9046.76 है, ठीक है, 9046.76 है। तो ये हम मेन डाटा डिस्कशन कर लिए। अब आगे देखो लॉजिक टू एलिमिनेट, ठीक है, कैसे करते हैं अब देखो। मतलब कि अगर एग्जैक्ट डाटा याद ना हो तो ध्यान दे कि इंडिया का हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पर स्लो रेट 72, 73, 74 बहुत क्लोज है। जैसे एक्सट्रीम क्लोज फैक्ट्स में अगर आपने हाल में ही कोई न्यूज़ हेडलाइंस देखी हो जिसमें 72 है हाईलाइट हुआ, तो वही बेस्ट गेस होता है। अगर बिल्कुल आइडिया ना हो तो ऐसे डायरेक्ट नेगेटिव मार्किंग वाले हाईली स्पेसिफिक क्वेश्चन को लीव करना ही सेफ होता है, ठीक है। अब
2026 में कैसे पूछ सकता है? तो व्हाट इज़ इंडियंस रैंक इन द लेटेस्ट यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या फिर स्टेटमेंट्स के रूप में तीनों डायमेंशंस हेल्थ नॉलेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देकर पूछ सकता है, जो मैंने तुमको अभी बता दिया। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया? ठीक है, इंडिया की रैंक बताई जो कि है 193 में कितना है, 130 है। ठीक है, HDI भी बता दिया है 0.685 है। ठीक है, और क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 72 ईयर्स है। पढ़ाई लिखाई कितना है, 18 ईयर्स टू 19 ईयर्स। ठीक है, 9 ईयर्स। अब क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है AI एक्शन समिट। तो इन विच सिटी वाज द AI एक्शन समिट हेल्ड इन फरवरी 2025? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, रोम। ठीक है, तो देख लो ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है, क्योंकि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 11 फरवरी 2025 को पेरिस फ्रांस ग्रांड पैलेस में हेल्ड हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, 2025 में पेरिस फ्रांस ग्रांड पैलेस में हेल्ड हुई थी। इस समिट को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन और इंडिया के PM नरेंद्र मोदी ने को चेयर किया था, इसलिए पेरिस सही है। ठीक है, और ऑप्शन A, C, D क्यों गलत है, क्योंकि बेंगलोर इंडिया और रोम इटली में ये समिट नहीं हुई थी, इसलिए बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो कि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो इंटरनेशनल मतलब कहाँ से आया है ये क्वेश्चन, तो इंटरनेशनल समिट और कॉन्फ्रेंस से करंट अफेयर का टॉपिक है। ये कहाँ से है टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन। ये करंट अफेयर है, फरवरी 2025 में हुआ था ये समिट। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश इवेंट था जो एग्ज़ाम से थोड़ा टाइम पहले ही हेडलाइन में था। ठीक है, अब देखो क्या ये पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये स्पेसिफिक AI एक्शन समिट 2025 से पहले नहीं पूछा गया था, क्योंकि ये फरवरी 2025 की घटना है। लेकिन इससे पहले वैसे समिट जैसे UK का बैलेटली पार्क या AI सेफ्टी समिट 2023 UPSC और PCS में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखो एलिमिनेशन कैसे करते हैं, लॉजिक टू एलिमिनेट। अगर आपको न्यूज़ में दिखा हो कि फ्रांस और इंडिया का मतलब बीच AI को लेकर बड़ी डील हो या को चेयरिंग चल रही है, तो आप डायरेक्ट फ्रांस की कैपिटल पेरिस को टिक कर सकते हैं। BPSC अक्सर उन्हीं इंटरनेशनल समिट को पूछता है जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या हाई लेवल डेलीगेशन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब तो हाउ टू आस्क इन 2026 के एग्ज़ाम में कैसे पूछ सकता है या इन फ्यूचर कैसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इस समिट में अगला पार्ट दिल्ली में होने की बात की गई है। तो अगला सवाल आ सकता है कि वेयर विल द AI इम्पैक्ट समिट 2026 बी होस्टेड। आंसर क्या होगा, नेक्स्ट 2026 का कहाँ होगा, इंडिया न्यू दिल्ली में। कहाँ होगा, इंडिया न्यू दिल्ली में। AI इम्पैक्ट समिट 2026 इंडिया न्यू दिल्ली में हुआ था। 25 कहाँ हुआ था, फ्रांस पेरिस में हुआ था, और दूसरा 26 में होगा इंडिया न्यू दिल्ली में। ठीक है, IST और AI से जुड़े जितने ग्लोबल फ्रेमवर्क या डिक्लेरेशन है, जैसे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन AI, उन्हें से एक जगह नोट डाउन कर ले अच्छा से। ठीक है, और क्या है, ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 96 मतलब अकेडमी अवार्ड ऑस्कर्स क्या है क्वेश्चन, एट द 96 अकेडमी अवार्ड 2024 ईमा स्टोन ऑन द ऑस्कर फॉर एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल फॉर हर परफॉर्मेंस इज इन विच फिल्म। ऑप्शन ए है ला ला लैंड, ऑप्शन बी है पुअर थिंग्स, ऑप्शन सी है द फेवरेट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द पुअर थिंग्स। 24 में पूछा, मतलब 24 में ये टॉपिक था जो 25 में पूछ लिया है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है, क्योंकि 96 अकेडमी अवार्ड मार्च 2024 में हुए थे। ठीक है, इसलिए 2025 में पूछा। उसमें ईमा स्टोन का फिल्म पुअर थिंग्स में उनकी शानदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस
ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल का ऑस्कर मिला था, इसलिए पुअर थिंग्स सही है। ऑप्शन नंबर ए से डी क्यों गलत है? क्योंकि ला ला लैंड्स इस फिल्म के लिए उन्हें 2017 में मिला था, ना कि 2024 में। और द फेवरेट इस फिल्म के लिए उन्हें नॉमिनेशन मिला था, पर जीती ओलिविया कोलमन थी। ठीक है, क्या जीती, कौन जीता था जी? ओलिविया कोलमन जीती थी, इस वजह से ये दोनों गलत हो जाते हैं। अब देखो ये क्या पहले पूछा गया है, तो ये नेशनल कहाँ से है, ये नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड करेंट अफेयर का सेक्शन है, मिसलेनियस और अवार्ड से। ये करंट अफेयर 2000 मार्च 2024 में अनाउंस हुआ था। बीपीएससी ने पहले 1 से 1.5 साल तक का बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स को टारगेट किया है। ठीक है, तो क्या कि क्या ये पहले भी पूछा जा चुका है? तो ये ऑस्कर से रिलेटेड सवाल, जैसे बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस या कोई इंडियन विन जैसे नाटू नाटू, बीपीएससी हर अल्टरनेट ईयर पूछता रहता है। ठीक है, एमा स्टोन का ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पहले नहीं आया था, पर ऑस्कर विन्स हमेशा हॉट टॉपिक होते हैं। ठीक है, अब लॉजिक टू एलिमिनेट फॉर एग्ज़ाम, कैसे लॉजिक लगा सकते हो? अगर आपको साल 2024 याद है तो आपको पता होना चाहिए कि ला ला लैंड एक पुरानी मूवी है, लगभग 16-17 की। और ऑप्शन ए को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे, ऑप्शन डी और सी, जिसमें से रिसेंट फेमस और ब्लड फिल्म पुअर थिंग्स थी, जो काफ़ी चर्चा में थी। ठीक है, 2026 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखो, 2026 के एग्ज़ाम के लिए 97th 2025 या 98 2026 अकेडमी अवार्ड के विनर्स, जैसे बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस के नाम पूछे जाएंगे। ठीक है, और फिल्मों से जुड़े 4 बड़े अवार्ड, जैसे ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब्स, कैनिंस फिल्म फेस्टिवल्स और नेशनल फिल्म अवार्ड्स के टॉप 4 कैटेगरीज के लिस्ट बनाकर रिवीजन कर ले। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन क्या है, लेट्स डू इट। तो 97 2025 बेस्ट फिल्म पिक्चर का अवार्ड मिला है, एनोरा को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सेन बेकर को अनोरा मूवी के लिए दिया गया है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रिन बॉडी को द ब्यूटलिस्ट मूवी के लिए मिला है। ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिकी मेडिसन को अनोरा मूवी के लिए मिला है। ठीक है, ये रहा 2025 का। और 2026 98 अकेडमी अवार्ड्स के बेस्ट पिक्चर 98 अकेडमी अवार्ड के बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है पता है? बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। क्या किसको मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। अब बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पुल थॉमस एंड्रयूसन को वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी के लिए मिला है। ठीक है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिकेल बी जॉर्डन को सिनर्स मूवी के लिए मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसी बुल्के को हेमनेट मूवी में उनकी एक्टिंग के लिए मिला है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या पूछा गया था कि फिल्मों से 4 ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब्स, कैनल्स फिल्म फेस्टिवल्स, नेशनल अवार्ड्स के टॉप 4 कैटेगरीज के लिस्ट बना के रिवीजन करो। तो पहला क्या है? ऑस्कर के टॉप, ये ऑस्कर के टॉप 4 कैटेगरीज है। बेस्ट क्या है? ऑस्कर के बेस्ट कैटेगरी है टॉप, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक है, ऑस्कर का हो गया। अब गोल्डन ग्लोबीज के मेन 4 कैटेगरीज है, बेस्ट मोशन, बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा, बेस्ट मोशन पिक्चर कॉमेडी और म्यूजिकल, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर इन ए मोशन क्या है? पिक्चर्स ड्रामा। और कैनेंस, क्या पूछा गया है? कैनेंस के फिल्म का फेस्टिवल के सबसे बड़े अवार्ड्स में प्लेमेडी और ग्रांड प्रिक्स बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट परफॉर्मेंस मिला है। ठीक है,
और नेशनल फिल्म अवार्ड की टॉप कैटेगरीज में बेस्ट फीचर्स फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं इसमें? मतलब नेशनल फिल्म अवार्ड्स की कैटेगरी में बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस आते हैं। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, 7th नेशनल फिल्म अवार्ड्स विच गुजराती फिल्म ओन द 7th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर्स फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज़। ऑप्शन ए है हेलोरो, ऑप्शन बी है चियोलो शो, ऑप्शन नंबर कच्छ एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कच्छ एक्सप्रेस। क्यों सी सही है? ऑप्शन नंबर सी क्यों सही है देख लेते हैं। क्योंकि 17th फिल्म अवार्ड जो कि अगस्त 2024 में अनाउंस हुए थे, ठीक है, में गुजराती मूवी कच्छ एक्सप्रेस को बेस्ट, ठीक है, फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यू का अवार्ड मिला था, इसलिए ये सही है। और ऑप्शन ए सी डी क्यों गलत है? क्योंकि हेलोरो इस फिल्म में 66 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर्स फिल्म के अवार्ड जीता था। चियोलो शो लास्ट फिल्म शो, ये फिल्म 69 नेशनल फिल्म अवार्ड और इंडिया की ऑस्कर एंट्री के रूप में फेमस थी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब देखो मतलब ये कहाँ से पूछा गया था? तो ये पूछा गया था, सोर्स था नेशनल अवार्ड हॉनर्स करंट अफेयर से, टॉपिक था इंडियन आर्ट कल्चर एंड सिनेमा डेवलपमेंट्स। करंट में ये 17 नेशनल 17वां नेशनल फिल्म अवार्ड के अनाउंसमेंट अगस्त 2024 में हुआ था, इसलिए ये 2025 में पूछा गया है। क्या ये पहले भी पूछा गया है? तो ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स पर बीपीएससी पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इससे पहले हेलोरो और चियोलो शो से जुड़े फैक्चुअल पॉइंट्स दूसरे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये मतलब लॉजिक एलिमिनेशन ट्रिक, ठीक है, एग्ज़ाम में कैसे काम आएगा ये। अगर आपको रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि हेलोरो 2019 और चियोलो शो 2021-22 पुरानी फिल्में हैं। 17 नेशनल फिल्म अवार्ड्स बिल्कुल लेटेस्ट था, इसलिए सबसे नया नाम यही कच्छ एक्सप्रेस पर मतलब बेट लगाना सही है, लॉजिकल रहता है। ठीक है, अब 2026 में कैसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन? तो 2026 में कैसे पूछ सकता है? अगले एग्ज़ाम में 70 मतलब 2025 में 17वां पूछा था और 2026 में 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड के विनर पूछे जाएंगे, या फिर मतलब दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स विनर का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन क्या है अच्छे से। 71 नेशनल फिल्म अवार्ड्स के विनर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 71 नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बेस्ट फीचर्स फिल्म का 12 फेल्थ को दिया गया है 2026 में। ठीक है, 12 फेल्थ को दिया गया है, 2026 में पूछ सकता है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड्स के विनर का नाम पूछा जा सकता है, तो वो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसे को 12 फेल के लिए दिया गया था। ठीक है, और मतलब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए दी गई है। ठीक है, हो गया। अब देखो, और 2025 में दिए गए दादा साहेब फाल्के अवार्ड में मलयालम एक्टर मोहनल को मिला है। ठीक है, अब शाम बहादुर, यहाँ क्या है, जब भी नेशनल फिल्म अवार्ड्स की लिस्ट है, बेस्ट एक्टर बता दिए हमने, ठीक है, एक्ट्रेस बता दिए। अब मतलब देखें कि कैटेगरी, बल्कि स्पेशल कैटेगरी, जैसे बेस्ट फिल्म बता दिए, सोशल इशू, बेस्ट इन्वायरमेंटल फिल्म, तो शाम बहादुर मूवी को बेस्ट फीचर्स फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यू को अवार्ड मिला है। ठीक है, शाम बहादुर को। और रीजनल फिल्म में अलग अलग भाषा के लिए अवार्ड्स दिया गया है, जैसे तेलुगु में भगवान नाथ केसरी को, तमिल में पार्किंग और मलयालम में उलाजुकू में को। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रामन मगस्य, रामन मगस्य। तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है रामन मगस्य अवार्ड 2024। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स और मतलब ऑर्गेनाइजेशंस वाज रिसिपेंट ऑफ द रोमन मगस्य अवार्ड 2024? ऑप्शन ए है मतलब फुनसु कर्मा, ऑप्शन बी है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ऑप्शन सी है मियाजाकी, ठीक है, हाइयो, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। सो ऑप्शन नंबर डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। और देख लेते हैं क्या है। रोमन मगस्य अवार्ड 2024 में टोटल 5 विनर्स को चुना गया था। दिए गए ऑप्शंस में 3 ही लिस्ट में शामिल है। देख लेते हैं, मतलब फुनसु और कर्मा ये भूटान के एक मतलब स्कॉलर और मतलब फॉर्मर मोक है, जिन्होंने भूटान के कल्चर को बचाने के लिए काम किया। और ये मतलब रूरल डॉक्टर मूवमेंट ये थाईलैंड के एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गरीब इलाकों में मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचाने में बड़े योगदान दिए। और मियाजाकी हायो, ठीक है, ये जापान के बहुत बड़े एनिमेशन फिल्म मेकर है, मतलब स्टूडियो मतलब गिबली के को फाउंडर है। क्या है? स्टूडियो गिबली के को फाउंडर है। क्योंकि ये तीनों ऑप्शन ए बी सी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ये क्वेश्चन कहाँ से मतलब पूछा गया है? तो ये क्वेश्चन मतलब इंटरनेशनल अवार्ड करेंट अफेयर्स से पूछा गया है। इसकी न्यूज़ द हिंदू सितंबर 12 2024 को और इंडियन एक्सप्रेस मैगजीन्स घटना चक्र मतलब और प्रतियोगिता दर्पण में सितंबर 2024 के एडिशंस में पूरे डिटेल के साथ आई थी। इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड और नेशनल और ग्लोबल हॉनर्स, डेट्स द रीज़न ये 24 में आया था और 25 में पूछ लिया गया। तो क्या ये पहले भी पूछा जा चुका है? तो रोमन मगस्य अवार्ड एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। रोमन मगस्य अवार्ड को एशिया का रोमन प्राइज़ कहा जाता है। ये टॉपिक बीपीएससी, यूपीएससी और दूसरे स्टेट पीसीएस में 10 सालों में कम से कम 6 से 7 बार अलग अलग रूप में पूछा जा चुका है। 2019 में मतलब रवीश कुमार को मिला था, तब पूछा गया था। ठीक है, अब देखो लॉजिक एंड एलिमिनेशन ट्रिक। क्या है लॉजिक एंड एलिमिनेशन ट्रिक? स्टेट पीसीएस एग्जाम में जब भी बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स पर क्वेश्चन आए और ऑप्शन में मोर देन वन ऑफ द एबव दिया हो तो अक्सर मल्टीपल विनर्स के एक नाम डाल दिया जाते हैं, क्यों? ताकि ऑप्शन डी सही बने। अगर आपने न्यूज़ में इनमें से कोई एक नाम भी ध्यान से पढ़ा, ठीक है, हो जैसे मियाजाकी हायो बहुत फेमस है और दूसरा नाम भी थोड़ा जाना पहचाना लगे, तो रिस्क लेकर ऑप्शन डी टिक कर दीजिएगा। ठीक है, वो सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मतलब 2026 के लिए हम इन फ्यूचर एंड एग्ज़ाम के लिए कैसे आ सकता है? तो कैसे आ सकता है देख लो भाई, क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच इंडियन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द रोमन मगस्य अवार्ड 2025 का पूछ रहा है, या फिर इसकी हिस्ट्री पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो और 2025-26 के सभी मेजर ग्लोबल अवार्ड्स जैसे नोबेल प्राइज़, मगस्य अवार्ड, बुकर प्राइज़ के सभी विनर्स की एक छोटी सी लिस्ट बनाएं और उनका देश कंट्री ज़रूर याद रखें। ठीक है, अब तो और देख लेते हैं ये जो पूछ रहा है वे भी बता देते हैं आपको क्या। तो 2025 का नोबेल प्राइज़ क्या है? 2025 का नोबेल पीस प्राइज़ कहाँ गया भाई रे बाप, इधर किधर हिल रहा है ये। अच्छा ठीक है, हाँ देख लो, 2025 का नोबेल पीस प्राइज़ मतलब की विनर वेनेजुला से मारिया कोरिना मैकहोडो है। ठीक है, अब वेनेजुला से है। ठीक है, कंट्री के साथ बता रहे हैं। मगस्य अवार्ड मतलब
25 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर हंगरी के लेज़लो मतलब कजा मतलब क्या है लेज़लो कृष्णहोल्कोई को मिला है। और 2025 रोमन मगसेसे अवार्ड विनर में एजुकेट गर्ल फाउंडेशन इंडिया से शाहीना अली मालदीव से, और शाहीना अली कहाँ से, मालदीव से, और फ्लाविनो एंटोनो ला वेलेनविला फिलीपींस से है। ठीक है, मगसेसे अवार्ड्स की। और बुकर पीस प्राइज क्या है, डेविड सेजलिए ने अपनी नॉवल फ्लैश के लिए जीता है। ठीक है, अपनी नॉवल फ्लैश के लिए जीता है। ठीक है, डेविड जेल्से SZALAY जेल्से ने अपनी नॉवल फ्लैश के लिए जीता है बुकर प्राइज़। और 2026 के ये नोबेल्स प्राइज़, मगसेसे अवार्ड और बुकर प्राइज़ के विनर्स अनाउंस नहीं हुए हैं, क्योंकि ये अक्टूबर और नवंबर महीनों में दिए जाते हैं। जब ये विनर्स घोषित अनाउंस होंगे तभी हम आपको ये बारे में बता सकेंगे, क्योंकि ये अक्टूबर में होते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट आकाश तीर। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट आकाश तीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आकाश तीर इज द कोर ऑफ द इंडियन आर्मीज एयर डिफेंस AAD सिस्टम। ऑप्शन बी इट्स सिंपलेजी इंटीग्रेटेड इंडियाज लार्जर C4 ISR। और ऑप्शन नंबर सी इट रिफ्लेक्ट्स ए स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम पासिंग डिफेंस टू प्रोएक्टिंग रिलेशंस। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मोर देन वन ऑफ द अबव। देख लेते हैं सब सही कैसे है। तो MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ऑफिशियल डाटा और मीडिया रिलीज और के अनाउंस, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैसे, आकाशतीर इंडियन ऑप्शन नंबर ये सही कैसे है, आकाशतीर इंडियन आर्मी के कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस AAD के का ऑटोमेटेड कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, जो इसका कोर बैकबोन बन गया है। ऑप्शन बी क्यों सही है, क्योंकि ये सिस्टम इंडिया के बड़े C4 ISR कमांड कंट्रोल, C4 चार गो सी कैसे, कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉन्सेनेंस। ठीक है, फ्रेमवर्क्स में सिंपलिसली इंटीग्रेटेड होता है और एयरफोर्स के IACCS और नेवी के त्रिगुण के साथ जुड़ा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्यों सही है, क्योंकि मीडिया एंड ऑफिशियल रिपोर्ट जैसे हिंदुस्तान टाइम में बताया गया है कि इसकी रियल टाइम ऑटोमेशन और रैपिड थ्रेट न्यूट्रलाइजेशन कैपेबिलिटी इंडिया की स्ट्रैटेजिक पॉलिसी को पैसिव डिफेंस से हटाकर प्रोएक्टिव रिलेशंस की तरफ शिफ्ट करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसलिए ऑल आर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर इसलिए ऑल आर करेक्ट है। क्यों, क्वेश्चन क्या पूछा था देख लो फिर से। क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट आकाश तीर, तो ऑल आर ट्रू अबाउट आकाश तीर। ठीक है, अब ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया था, तो ये सोर्स है इसका न्यूज़पेपर। ये क्वेश्चन डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर से है। इसका बड़ा कवरेज द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स में 2025 में देखा गया था, जब इसने एक मजबूर ऑपरेशन कन्फ्लिक्ट सिमुलेशन में हिस्सा लिया था। ठीक है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो आंसर है प्रोजेक्ट आकाशतीर पर डायरेक्ट ऐसा डिटेल क्वेश्चन पहले नहीं आया था। ठीक है, पहले ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि ये बिल्कुल नया ऑपरेशनल सिस्टम है। लेकिन BPSC और UPSC में इंडियन आर्मी के कमांड सिस्टम जैसे MBS, IACCS, स्वाति रडार पर पहले भी 3 से 4 बार सवाल आ चुके हैं। ठीक है, अब लॉजिक टू एलिमिनेशन इन एग्ज़ाम। तो डिफेंस सिस्टम के जो क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में आते हैं, अगर उनमें सिस्टम की खूबियाँ जैसे फीचर्स लिखी हो, जैसे इंटीग्रेशन, रियल टाइम पिक्चर्स, बेटर कोऑर्डिनेशंस, तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में ये सभी चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं।
ऐसे केस में ऑप्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, इसलिए मोर देन वन ऑफ द लगाना सही 90% सही होते हैं, ठीक है, चांसेस में सही होते हैं। अब 2026 में कैसे पूछ सकता है या फ्यूचर इन एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रोजेक्ट आकाशतीर वाज रिसेंटली डेवलप्ड इंडिजिनियसली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है BEL एंड DRDO। क्या है BEL एंड DRDO है। टिप्स, डिफेंस टेक्स मतलब टेक में जो भी नए सिस्टम इंट्रोडक्शन में है, जैसे जोरावर टैंक S-400, आकाशतीर, पिनाका, उनके फीचर्स और जिन मतलब जिसने बनाए हैं DRDO BEL प्राइवेट सेक्टर, इसका मतलब टेबल बनाकर पढ़े। तो हम इसको पढ़ते हैं कि कौन से क्या है, टॉपिक देख लेते हैं। अब देख लो कौन क्या है, तुमको समझा देते हैं अच्छा से कि तुम दोबारा भूले ना, ठीक है। तो जोरावर क्या है, तो जोरावर ये एक मतलब लाइट वेट टैंक है, जिसे मतलब जिसे DRDO और मतलब लार्सेन और मतलब ट्यूब्रो, ठीक है, ट्यूब्रो मिलकर बना रहे हैं। इसका डिज़ाइन पहाड़ी इलाकों में तेज़ी से मूव करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। टैंक क्या है, ठीक है, जोरावर टैंक इसको कहते हैं। और S-400 क्या है, ये रशिया का एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे मतलब अल्माज NT ने बनाया है। ये लंबाई मतलब लंबी दूरी के मिसाइलें हमलों और हवाई का मतलब खतरों को आसानी से रोक सकता है, इसलिए ये S-400। और आकाश तीर क्या है भाई, ये एक BEL द्वारा डेवलप्ड किया गया एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है। इसका काम मतलब वैज्ञानिक तरीके से एयर डिफेंस को कमांड और कंट्रोल करना है, ठीक है। पिनाका क्या है, तो पिनाका है मतलब ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, सिस्टम है, जिसे DRDO और प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स जैसे टाटा और लार्सेन और ट्यूबोरो मिलकर बनाते हैं। ये मतलब ज़मीन पर बहुत तेज़ी से बमबारी करके मतलब बमबारी करके करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखो मतलब DRDO क्या है, तुम लोग तो पता मतलब बता दे रहे हैं। DRDO भारत की डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट एजेंसी है, जो नए मतलब हथियार और टेक्नोलॉजी बनाती है। और BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये एक सरकारी कंपनी है जो डिफेंस और दूसरे सेक्टर्स के लिए, ठीक है, क्या है, डिफेंस और दूसरे सेक्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स बनाती है, ठीक है। और ये जो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्राइवेट सेक्टर उन बिजनेसेस और कंपनीज को कहते हैं जो सरकारी नहीं होते, बल्कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप के मतलब द्वारा चलाए जाते हैं। इनका मेन मकसद मुनाफा कमाना होता है, ठीक है। तो हो गया, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 है इंडिजीनियस मिलिट्री इकोसिस्टम, मतलब इंडिजीनियस मिलिट्री इकोसिस्टम मेक इन इंडिया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस प्लेटफॉर्म आर पार्ट ऑफ इंडियंस ग्रोइंग इंडिजीनियस मिलिट्री इकोसिस्टम सपोर्टेड बाय द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ऑप्शन ए है F-35 लाइटनिंग 2, ऑप्शन बी है मेन बैटल टैंक MBT अर्जुन, ऑप्शन सी है एडवांस टूवर्ड्स आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। कैसे है, ठीक है, कैसे है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी क्यों सही है, क्योंकि मतलब में से एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म इंडिजिनियस भारत में बने हैं, जैसे मतलब MBT अर्जुन, ऑप्शन बी, ये इंडिया का मतलब खुद का बनाया हुआ मेन बैटल टैंक है, जिसे DRDO ने डिज़ाइन किया है। ऑप्शन सी ATAGS, ये एडवांस टूवर्ड्स आर्टरी गन सिस्टम है, जो एक ही अल्ट्रा मॉडर्न 155 mm आर्टरी गन टॉप, ठीक है, जिसे DRDO ने प्राइवेट पार्टनर्स कल्याणी टाटा के साथ मिलकर बनाया है। और ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है भाई, सो ऑप्शन नंबर ए F-35 लाइटनिंग 2 एक अमेरिकन मतलब स्टील्थ
फाइटर जेट है जिसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है, इसका इंडिया के इंडिजीनियस इकोसिस्टम या मेक इन इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दैट्स द रीज़न ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, तो ये पूछा गया है डायनेमिक कम स्टैटिक नेचर का क्वेश्चन है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्ट से है जो रेगुलर न्यूज़ में चलता रहता है। ये द हिंदू डिफेंस सुप्लीमेंट्स डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रेस रिलीज PIB 2023 और 2025 के बीच मतलब ATAGS के से यूज़र ट्रायल्स और इंस्ट्रक्शंस के मतलब खबरें हर महीने आती रहती है। ठीक है, ये क्या ये पहले भी पूछा जा चुका है, तो यहाँ ATAGS धांशु टॉप, ठीक है, धांशु टॉप और मतलब MBT अर्जुन पर BPSC और UPSC पहले भी सवाल पूछा चुका है, 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं। दैट्स द रीज़न ये BPSC का फेवरेट टॉपिक है। अब एग्ज़ाम में एलिमिनेट कैसे कर सकते थे इसको, लॉजिक टू एलिमिनेट। ये क्वेश्चन आसानी से एलिमिनेट हो सकता है अगर आपको थोड़ा सा भी ग्लोबल मिलिट्री का नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि F-35 USA का सबसे एडवांस जेट है जो वो किसी को आसानी से नहीं देता और ये बिल्कुल मतलब इंडिजीनियस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बचा MBT अर्जुन, सबको पता होता है कि इंडियन है, ठीक है, नाम ही इसका अर्जुन है। तो बचा C ATGS जो कि एडवांस और इंडिजीनियस के नाम से ही चर्चा में रहता है, इसलिए आंसर ऑटोमेटिकली D बन जाता है। ठीक है, हाँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 2026, तो 2026 में कैसे पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग में दे सकता है कि एक तरफ वेपन्स का नाम जैसे प्रचंड नग RTGS और दूसरी तरफ उनका है हाई, क्या है, हाई हेलीकॉप्टर, एंटी टैंक मिसाइल और आर्टिलरी। ठीक है, और ये क्या है, आत्मनिर्भर भारत के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पॉजिटिव इंडिजीनियस लिस्ट निकालता है। उनके बड़े वेपन्स के नाम और उनके मैन्युफैक्चरर्स को ज़रूर नोट कर ले। तो आज हम आपको ये भी बता देंगे जाते जाते। तो ये क्या कह रहा है, तो मतलब प्रचंड क्या है भाई, प्रचंड किससे होगा, प्रचंड होगा हेलीकॉप्टर का। ठीक है, नाग किसका है, एंटी टैंक गाइड मिसाइल का। ठीक है, और ATGS का टाइप है आर्टिलरी। ठीक है, और आत्मनिर्भर भारत के तहत जो डिफेंस पॉजिटिव है, ये द लाइट कॉम्बैक्ट आर्टिक्राफ्ट तेजस की मैन्युफैक्चर बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करता है। ठीक है, और ऑप्शन दूसरा द एडवांस लाइटिंग हेलीकॉप्टर मतलब ध्रुव इज मैन्युफैक्चर, क्या करता है, ध्रुव मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है, हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे क्या है ये, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे। ऑप्शन ए जनवरी 15, ऑप्शन 2 जनवरी 27, ऑप्शन सी जनवरी 10, ऑप्शन नंबर डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जनवरी 27 होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर बी क्यों है, सही है, क्योंकि इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे हर साल जनवरी 27 को मनाया जाता है। ये दिन वर्ल्ड वार 2 के दौरान नाजी रिजाइम द्वारा मतलब मरे गए लाखों ज्यूज़ और नया विक्टिम्स की याद में क्या किया जाता है, UN मना तो यूनाइटेड नेशन द्वारा निर्धारित किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सी डी क्यों गलत है, क्योंकि इन जनवरी 15 इस दिन इंडिया में आर्मी डे मतलब सेना दिवस मनाया जाता है, और 10 फरवरी इस दिन को वर्ल्ड पल्सेस डे मतलब दाल दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे होता है, इसलिए बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, 15 जनवरी को आर्मी दिवस, 10 फरवरी को, ठीक है, मतलब पल्सेस डे मनाया जाता है। ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया था, तो ये टॉपिक पूछा गया है जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर्स के पार्ट है इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। तो ये करंट अफेयर में था, हर साल 27 जनवरी 2024-25 दोनों साल को थे इंडियन द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल, ठीक है, या वर्ल्ड न्यूज़ के पेज हॉलोकॉस्ट से जुड़े आर्टिकल्स और UN सेक्रेटरी जनरल का मैसेज छपता है। ठीक है,
अब ये क्या ये पहले भी पूछा जा चुका है, तो देख लेते हैं क्या ये पहले भी पूछा जा चुका है कि नहीं। तो स्टेट, ठीक है, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम यूपी, पीएससी, बीपीएस, एमपीपीएससी में इम्पॉर्टेंट डेज पर हर साल 102 सवाल आते हैं। होलोकॉस्ट मेमोरियल डे पहले भी अलग अलग 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब लॉजिक एलिमिनेशन ट्रिक टू सॉल्व इन एग्ज़ाम, तो 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को बहुत ही फेमस दिन आर्मी दिवस होता है, जो मैंने बताया अभी, इसलिए ऑप्शन ए तुरंत कट जाता है। अगर जनवरी महीने के इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डे की लिस्ट थोड़ी भी देखे हो तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे, हाँ ठीक है, कि अगले दिन 27 जनवरी को ये बड़े स्टार पर ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अब 27 और 26 के लिए कैसे पूछ सकता है, तो व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल होलोकॉस्ट, तो रिमेम्बरेंस डे 2025-26, या फिर उनके किसी और बड़े डे जैसे अर्थ डे, वाटर डे की मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है। और टिप्स क्या है, प्री टिप्स, एक साल के जितने भी महत्व है डेज हैं उनकी थीम्स के साथ 2 पेज को नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, बना लेंगे, बट पहले बता देते हैं ये क्या है, ठीक है। तो मतलब हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 2025 का क्या थीम था पता है? इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बर डे 2025 का थीम था हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स, और 2026 का भी यही थीम था, ठीक है। और अर्थ डे, तो ये तो पता ही होगा, वर्ल्ड मतलब अर्थ डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो आगे टॉपिक बढ़ते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है, ये है इंटरनेशनल 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक बाय बानू मुस्ताक डेट ओन द 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ऑप्शन ए है लाइट ऑफ द हार्ट, ऑप्शन बी है हार्ट लैम्प, ऑप्शन सी है सोल लेटेन, और ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हार्ट लैम्प, ठीक है। देख लेते हैं ये कैसे सही है, क्योंकि मतलब ऑप्शन नंबर बी कनाडा लेखिका बनु मुश्ताक की चुनी हुई कहानियों का संग्रह, एंथोलॉजी जिसका नाम हार्ट लैम्प, ये उसने मई 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता। इस किताब के दीपा बस्ती ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये पहली बार है जो किसी कन्नड़ा वर्क और किसी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन या ये पुरस्कार जीता है। सो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर ए से डी क्यों गलत है? क्योंकि द लाइट ऑफ हार्ट एंड सोल लेट्रन जैसी कोई बुक नहीं है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। जब एक ही क्लियर हो गया तो डी ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर इंटरनेशनल अवार्ड एंड बुक से। तो मीडिया कवरेज, ये न्यूज़ द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस 21 और 22 मार्च 2025 को बड़े स्टार पर कवर किया गया था, जब उन्होंने इतिहास रचा था। स्टैंडर्ड मंथली मैगजीन जैसे घटना चक्र और प्रतियोगिता दर्पण के जून जुलाई 2025 के एडिशन में ये टॉप न्यूज़ थी, ठीक है। तो ये पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन पहले नहीं पूछा जा चुकी है, क्योंकि मई 2025 की बिल्कुल फ्रेश न्यूज़ थी। बट बीपीएससी यूपीएससी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ को टॉप पहले 5 सालों में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। जैसे गीतांजलि श्री की टॉम्ब ऑफ स्टैंड को जब मिला था तब पूछा गया था, ठीक है। अब एलिमिनेशन टू ट्रिक कैसे कर सकते हैं, तो द कोड ट्रांसलेटर रूल, ऐसे सालों में अक्सर वर्ड्स के आपस में एग्जामिनर खिलता है, ठीक है। अगर आपने न्यूज़ में थोड़ा भी देखा हो कि बुक का नाम दिया और रोशनी से रिलेटेड, ठीक है, रोशनी से रिलेटेड
है कनाडा के मूल विषय के रूप में, तो आप ऑप्शन हार्ट और लैंप लाइट लैट्रिन के कॉम्बो में से सबसे हिट नाम चुन सकते थे। बिल्कुल, अगर वो बिल्कुल पढ़ा ना हो तो पूरे फैक्चुअल क्वेश्चन को बिना रिस्क के छोड़ देना ही बेहतर होता है। ठीक है, अब ये 2026 में कैसे पूछ सकता है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बार ट्रांसलेटर के 2026 की इस बार ट्रांसलेटर का नाम पूछ सकता है। हु ट्रांसलेटेड द 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनिंग बुक हार्टलैम्प, तो ये कौन है, ये है दीपा भस्ती। ठीक है, भास्ती। ठीक है, कौन है, दीपा भास्ती। और 2026 में के 4 से 5 सबसे बड़े ग्लोबल लिटरेरी अवार्ड जैसे बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर मतलब पुलिट्ज़र प्राइज़ और साहित्य अकेडमी के विनर्स और उनके बुक्स के एक छोटा सा चैट बना ले, जिसे दीवार पर चिपका ले। और मैं बता देती हूँ कौन क्या है इसका अच्छे से। तो देखो क्या है कि दो ट्रांसलेट किसने किया था, दीपा, मतलब द हार्ट लैम्प को ट्रांसलेट किया था दीपा बस्ती ने। पर इसे कौन इसका ऑथर था, इसका ऑथर था मुश्ताक है। ठीक है, बनु मुश्ताक थे। अब देखो क्या है, यह बुकर मतलब ग्लोबल लिटरेरी अवार्ड के बुकर प्राइज़, तो बुकर प्राइज़ 2025 का विनर है डेविड सजले बुक फ्लैश के। ठीक है, और इंटरनेशनल क्या है भाई, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 का विनर है बानू मुश्ताक बुक हार्ट लैम्प के लिए। ठीक है, और पुलिट्ज़र प्राइज़ को फिक्शन 2025 का विनर है पर्सिवल इवरेट बुक जेम्स के लिए। ठीक है, और साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के विनर्स काफ़ी रीजनल लैंग्वेज और कैटेगरीज में होते हैं जो साल के एंड में अनाउंस किए जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या रह गया क्वेश्चन नंबर 10। इंडस क्या है भाई, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, सिंधु जल समझौता क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी द 3 ईस्टर्न रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है झेलम, ऑप्शन बी है रवि, ऑप्शन नंबर सी है सतलज, ऑप्शन नंबर डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर ए सही है, झेलम। क्या को है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है 3 ईस्टर्न रिवर्स है, एलोकेटेड है इंडिया के। ठीक है, तो कौन सा मतलब थीम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी एक तहत मतलब तहत इन नदियों को 2 हिस्सों में बांटी गई थी। एक था ईस्टर्न रिवर्स, एक था वेस्टर्न रिवर्स। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, ईस्टर्न रिवर्स। ठीक है, तो एक था ईस्टर्न रिवर्स था रावी, व्यास और सतलज, और इनका पूरा कंट्रोल किसके पास है, इंडिया के पास है, दिया गया है। ईस्टर्न के किसका है, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, और वेस्टर्न किसका है, इंडस, झेलम और चेनाब। इंडस, झेलम और चेनाब कंट्रोल की मुख्य किसका है, पाकिस्तान को मिला है सर। दैट्स द रीज़न ऑप्शन नंबर ए। सवाल में पूछा गया है कि नदी इंडिया की 3 ईस्टर्न रिवर्स में नहीं है, तो क्योंकि झेलम एक वेस्टर्न रिवर है इसलिए ये सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, वेस्टर्न कौन कौन सा है, पाकिस्तान का है वेस्टर्न वाला, इंडस, झेलम और चेनाब। तो इससे मतलब बी सी डी क्यों सही है, रावी और सतलज दोनों ही इंडिया मिली हुई है, ईस्टर्न रिवर्स है, इसलिए ये नॉट वन ऑफ देम इस कैटेगरी में फिट नहीं बनती। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी बुक इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम से। टॉपिक था इंडस रिवर सिस्टम इंटरनेशनल ट्रीटीज से। करंट में ये सवाल पूरे स्टैटिक है, पर पिछले 2 सालों में 2023 और 2024 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस ट्रीटी को मॉडिफिकेशन को लेकर नोटिस भेजे जाने के कारण ये मुद्दा द हिंदू के एक्सप्लेनर्स में लगातार बना हुआ था। तो वेस्टर्न रिवर्स कौन कौन सा है, झेलम, चेनाब और क्या है भाई, झेलम है। ठीक है, देख लो फिर से, झेलम है, चेनाब है और इंडस है, इंडस, झेलम, चेनाब है। ठीक है,
अब ये देख लो, क्या ये पहले भी पूछा जा चुका है? तो जी बिल्कुल हाँ। इंडस वाटर ट्रीटी यूपीएससी, बीपीएससी और बाकी स्टेट एग्ज़ाम में पिछले 20 सालों में 10 बार पूछा जा चुका है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग तरीक़ों से पूछ चुका है। ये ज्योग्राफिकल और आईआर का परमानेंट फेवरेट क्वेश्चन है। अब एग्ज़ाम में एलिमिनेट कैसे कर सकते हो तुम? तो इंडस सिस्टम की नदियों का वो मतलब उतार से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ टू साउथ। क्या है नॉर्थ टू साउथ? मतलब क्रम याद रखें, इंडस, झेलम और चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। जो ऊपर की 3 हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, वो पाकिस्तान के पास है। नीचे की 3 रावी, व्यास और सतलज इंडिया के पास है। इस सिंपल मैप ट्रिक से आप आसानी से, ठीक है, जो शुरू का है वो इंडस, झेलम, चेनाब, ठीक है, ये है पाकिस्तान का। फिर जो बाद का है व्यास, रावी, सतलज, वो है इंडिया का, ठीक है। या एलिमिनेट कर सकते थे। अब ये 2026 में कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन? तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है इस बार? स्टेटमेंट बेस आज दे सकता है। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। इट वाज, ऑप्शन 1 है, इट वाज ब्रोक्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन 2 है, इंडिया हैज़ अनरजिस्टर्ड राइट्स ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड राइट ओवर द वेस्टर्न रिवर्स। तो ऑप्शन 2 गलत होगा। क्या होगा? ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 1 सही है। अब क्या टिप्स दिया गया है? ज्योग्राफी पढ़ते वक्त मेजर रिवर कन्फ्लिक्ट और इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी जैसे महाकाली ट्रीटी, गंगा वाटर ट्रीटी को शॉर्ट में ज़रूर पढ़े। तो देख लेते हैं, इसको शॉर्ट में बता देते हैं क्या है। तो देख लेते हैं कौन क्या है, तो अच्छे से देख लेते हैं भाई। महाकाली ट्रीटी, ये भारत और नेपाल के बीच पानी के बंटवारे और जल विदात मतलब विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट समझौता है, ठीक है। अब गंगा वाटर ट्रीटी, ये भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के मतलब पानी के न्यायिक बंटवारे को सुनिश्चित करता है, ठीक है। और क्या सा इंडस वाटर ट्रीटी, ये भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग में नियमित करता है, ठीक है, बंटवारे को करता है। और तीस्ता वाटर ट्रीटी, ये भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर है। नील वाटर एग्रीमेंट, ये नाइल नदी के पानी के उपयोग को नियमित करता है और अफ्रीका देशों के बीच, ठीक है, अफ्रीका देशों के बीच। तो क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया है? क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 अगले पार्ट में करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद।